नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका ज़िला सीरीज़ का 5वां ज़िला चंपावत। आज हम चंपावत ज़िले की बात करेंगे और चंपावत ज़िले से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे उनकी बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि ये जो हमारी ज़िला सीरीज़ चल रही है इससे आपके जितने भी आने वाले एग्ज़ाम हो, चाहे हो यूके ट्रिपल एस सी के हो या फिर यूके पीएससी के हो, सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो आपको अच्छी लगती है और ये सीरीज़ हमारी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं जिसमें हम बात करेंगे आपके चंपावत ज़िले की। आज का जो हमारा टॉपिक है यानी आज का जो हमारा जिला है वो है हमारा चंपावत जिला। यानी आज हम चंपावत जिले की बात करेंगे। तो अगर चंपावत जिले की बात करें तो जो चंपावत जिला है उसका जो क्षेत्रफल है वो है 1766। चंपावत के क्षेत्रफल की बात करें तो 1766 वर्ग किलोमीटर चंपावत जिले का क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है ये। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें, सबसे छोटा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला है आपका चंपावत और चंपावत का क्षेत्रफल है 1766। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट कि सबसे छोटा जिला है चंपावत। अगर इसकी जनसंख्या की बात करें तो पूरे उत्तराखंड के 2.57% लोग यहां निवास करते हैं। 2.57% लोग चंपावत में निवास करते हैं पूरे उत्तराखंड के। तो उत्तराखंड की कितनी प्रतिशत जनसंख्या यहाँ निवास करती है? 2.57% चंपावत में निवास करती है। अगर इसके लिंगानुपात की बात करें तो जो चंपावत का लिंगानुपात है वो है आपका 980। चंपावत का टोटल लिंगानुपात है 980। लेकिन जो चंपावत का शिशु लिंगानुपात है, शिशु लिंगानुपात यानी 0 से 6 के बीच, तो चंपावत का जो शिशु लिंगानुपात है वो है आपका 873। 873 इसका क्या है? शिशु लिंगानुपात है। तो टोटल लिंगानुपात 980 और शिशु लिंगानुपात 873। अगर साक्षरता की बात करें तो यहाँ की जो साक्षरता दर है वो है आपकी 79.83। 79.83% इसकी टोटल साक्षरता है। किसकी? चंपावत की। चंपावत की कुल साक्षरता कितनी है? 79.83%। अब अगर चंपावत की पुरुष साक्षरता की बात करें यानी पुरुषों की कितनी साक्षरता है यहाँ, तो जो चंपावत में पुरुषों की साक्षरता है वो है आपकी 91.61% यहाँ की पुरुष साक्षरता है। 91.61% पुरुष साक्षरता है। वहीं अगर महिला साक्षरता की बात करें तो 68.05%। 68.05% यहाँ की महिला साक्षरता है। तो पुरुष साक्षरता 91.61%, महिला साक्षरता 68.05% यहाँ की साक्षरता दर है और टोटल साक्षरता दर है 79.83%। अब यहाँ के घनत्व की बात करें कि चंपावत का घनत्व कितना है, तो चंपावत का जो घनत्व है वो है 147। चंपावत का घनत्व कितना है? 147। और अगर 10 के वृद्धि की बात करें तो चंपावत का जो 10 के वृद्धि है वो है 15.63%। 15.63% इसका क्या है? 10 के वृद्धि दर है। अब यहाँ की विधानसभा सीटों की बात करें कि चंपावत में कितनी विधानसभा सीटें हैं, तो चंपावत में 2 विधानसभा सीटें हैं, 5 यहाँ तहसील है और 4 यहाँ ब्लॉक है। 2 विधानसभा की सीटें, 5 तहसील और 4 ब्लॉक। अब इसकी पड़ोसी सीमाओं की बात करें, ये इसका भौगोलिक आधार हो गया। इसकी राजनीतिक आधार बात करें तो पड़ोसी जिले जो आपके चंपावत से लगते हैं वो लगते हैं आपके 4 जिले। एक है आपका अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़। ये 4 जिले आपके चंपावत से सीमा बनाते हैं। अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ चंपावत से सीमा बनाते हैं। अगर पड़ोसी देशों की बात करें तो इससे एक देश की सीमा लगती है वो है आपका नेपाल।
चंपावत की सीमा एक देश से लगती है, वो है आपकी नेपाल, और इसकी जो प्राकृतिक सीमा बनाती है वो बनाती है आपकी काली नदी। तो ये तो इसका राजनीतिक और भौगोलिक आधार हो गया। फिर से बता दूं, क्षेत्रफल है 1766 वर्ग किलोमीटर, और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला है आपका चंपावत। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला है आपका चंपावत। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें से यही है। अगर इसकी जनसंख्या की बात करें तो 2.57% लोग आपके चंपावत में निवास करते हैं। कुल लिंग अनुपात है 980, और शिशु लिंग अनुपात है 873। कुल साक्षरता है 79.83%, पुरुष साक्षरता है 91.61%, महिला साक्षरता है 68.05%, घनत्व है 147, 10 के वृद्धि है 15.63%। विधानसभा की सीटें हैं 2, तहसील है 4, ब्लॉक है तहसील है 5, ब्लॉक है 4। पड़ोसी जिलों की बात करें तो अल्मोड़ा, नैनीताल, उधमसिंह नगर और पिथौरागढ़ से इसकी सीमा लगती है, और पड़ोसी देश की बात करें तो नेपाल से इसकी सीमा लगती है, और प्राकृतिक सीमा काली नदी इसकी बनाती है। तो ये तो इसका हो गया भौगोलिक आधार। अब बात करते हैं इसकी थोड़ा सा इतिहास की। अगर हम चंपावत के इतिहास की बात करें, एक मिनट, हाँ, अगर हम चंपावत के इतिहास की बात, ये तो इसका हो गया भौगोलिक विभाजन। अब बात करते जरा यहाँ के इतिहास की, कि चंपावत का इतिहास था एक्चुअली में कैसा। तो चंपावत जो है इसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। महाभारत काल में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है घटोत्कच। आपने सुना ही होगा घटोत्कच। और ये जो घटोत्कच थे ये थे भीम के पुत्र। तो महाभारत काल में जो चंपावत है कहा जाता है ये घटोत्कच का निवास स्थल था। क्या था? घटोत्कच का निवास स्थल था। जब महाभारत के युद्ध में आपके घटोत्कच जी की मृत्यु हो जाती है तो उनकी याद में भीम जो इनके पिता हैं वो यहाँ पर एक मंदिर बनाते हैं, घटोत्कच मंदिर या घटुक मंदिर, यहीं पर बनाते हैं घटोत्कच, या इसको घटकू मंदिर भी कहते हैं, घटकू मंदिर। कौन बनाते हैं? भीम बनाते हैं। किसकी याद में? अपने पुत्र घटोत्कच के याद में, क्योंकि ये जो महाभारत में ये पुष्टि मिलती है कि यहाँ पर घटोत्कच का निवास स्थल था। और यही चंपावत में जो घटोत्कच की माता है हिडम्बा, उनका मंदिर भी मिलता है। इनकी माता हिडिंबा का मंदिर भी मिलता है आपका इसी चंपावत वाले क्षेत्र में। अब बात करते हैं चंपावत की, कि चंपावत की बात करें तो कहा जाता है ये जो चंपावत है इसकी स्थापना की गई थी 1953 में, और चंद वंश के प्रथम शासक या चंद वंश के संस्थापक सोमचंद द्वारा चंपावत की स्थापना की गई। चंपावत की स्थापना 953 में सोमचंद द्वारा की गई, और ये उत्तराखंड का सबसे प्राचीन जिला है। यानी अगर पेपर में आएगा सबसे पहले उत्तराखंड में किसको बनाया गया तो था आपका चंपावत। 953 में इसे बनाया गया सोमचंद के द्वारा, और यहीं पर सोमचंद ने अपना एक किला बनाया, राजभुंगा का किला। तो ये भी ध्यान रखना 953 में सोमचंद द्वारा इसका निर्माण किया गया, और सोमचंद ने यहाँ पर एक किला बनाया जिसका नाम था राजभुंगा का किला, राजभुंगा किला। तो राजभुंगा का किला किसका था? सोमचंद का। और कहाँ है? चंपावत में ये राजभुंगा का किला आपका है। और प्राचीन ग्रंथों में इस चंपावत क्षेत्र को कहा गया है क्रुमुकाली या काली कुमाऊं। क्रुमुकाली या काली कुमाऊं, तो ये इसके प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है। तो पेपर में इस तरीके से पूछ सकता कि प्राचीन ग्रंथों में काली कुमाऊं किस क्षेत्र को कहते थे, तो आपके चंपावत वाले को क्षेत्र कहते हैं। 1563 में 953 में तो इसे बनाएगा, लेकिन 1563 में चंद्र यहां तक 1563 तक यहाँ क्या रही थी? आपकी चंद वंशों की राजधानी रही थी। यानी जब ये चंद वंश के सोमचंद ने बनाया तब से लेकर 1563 तक ये आपकी राजधानी रही। बाद में आपको पता है यहाँ से राजधानी कहाँ शिफ्ट कर दी जाती है? अल्मोड़ा शिफ्ट कर दी जाती है, और इसे अल्मोड़ा कौन शिफ्ट करता है? बालो कल्याण चंद्र। तो चंपावत से राजधानी अल्मोड़ा कौन शिफ्ट करता है? बालो कल्याण चंद्र 1563 के आसपास इसे शिफ्ट कर देता है। 1563 से आपके लगभग जब तक गोरखे ने आए यानी 1790 तक तो ये चंदों के अधीन था। तो 1790 में जब गोरखे यहाँ आते हैं एक हवालबाग के युद्ध में, आपके चंद वंश के राजा हार जाते हैं, तो यहाँ पर 1790 से गोरखे शासन करते हैं। 1790 से आपके चंपावत क्षेत्र में गोरखे शासन करते हैं। उसके बाद 1815 से ये अंग्रेजों के अधीन हो जाता है। पूरा कुमाऊं वाला क्षेत्र ही 1815 से आपके अंग्रेजों के अधीन हो जाता है। और ये डेट याद रखना, 15
सितंबर 1997। 15 सितंबर 1997 को चंपावत को क्या बनाया गया? जिला बनाया गया। 15 सितंबर 1997 को चंपावत को जिला बनाया गया। इंपॉर्टेंट डेट है, 15 सितंबर 1997 को चंपावत को क्या बनाया गया? एक जिला बनाया गया। और ये जो चंपावत है आपका, ये एक नदी है, चंपावती नदी। चंपावती नदी। इस चंपावती नदी के किनारे पे आपका चंपावत, ये भी आप ध्यान रखना। और कहा जाता है यहीं पर जो भगवान विष्णु हैं, उन्होंने अपना कुर्म अवतार धारण किया था। कुर्म यानी कछुए का अवतार। तो भगवान विष्णु ने कुर्म अवतार कुर्म अवतार कहाँ आया था आपका? इसी चंपावत में आया था। इसीलिए इसीलिए इस क्षेत्र को कुर्मांचल भी कहते हैं। इसीलिए इस चंपावत क्षेत्र को कुर्मांचल कहते हैं। और यहीं पर आपका एक स्थल है आपका कुर्मपाद। तो कुर्मांचल के विष्णु भगवान के कुर्म अवतार लेने के कारण इसका नाम कुर्मांचल भी हुआ। और इसी यहीं पर आपके कुर्मपाद भी है। और यहीं पर आपके चंपावत पर एक पर्वत है, क्रांतेश्वर पर्वत। क्रांतेश्वर पर्वत है। और यहीं पर आपका क्या है? क्रांतेश्वर मंदिर भी है। यह भी आपको ध्यान रखना है। और यहीं पर आपका एक 7 मंदिर समूह है। चंपावत में 7 मंदिरों का समूह है, जिसे कहा जाता है सप्तेश्वर मंदिर। सप्तेश्वर मंदिर। 7 मंदिर का समूह पाया जाता है आपका चंपावत में, जिन्हें क्या कहा जाता है? सप्तेश्वर मंदिर कहा जाता है। इन सप्तेश्वर मंदिर में जो पहला मंदिर है वो है आपका बालेश्वर। पहला जो मंदिर है आपका वो है आपका बालेश्वर। दूसरा मंदिर है आपका डिट्टेश्वर। तो पहला है आपका बालेश्वर, दूसरा है डिट्टेश्वर, तीसरा है आपका क्रांतेश्वर, चौथा है आपका ऋषेश्वर, पांचवा है आपका हटकेश्वर। हटकेश्वर। छठा है आपका मानेश्वर। सातवां है आपका ताड़केश्वर। तो ये 7 मंदिर है आपकी यहीं चंपावत में। और इन्हीं 7 मंदिरों को कहा जाता है सप्तेश्वर मंदिर। ध्यान रखना कौन कौन से सप्तेश्वर मंदिर के अंदर आते हैं? बालेश्वर, डिटेश्वर, क्रांतेश्वर, ऋषिकेश्वर, हटकेश्वर, मानेश्वर और ताड़ेश्वर। ये 7 मंदिर आपके आते हैं चंपावत के अंदर। और इनमें जो सबसे प्राचीन और सबसे प्रमुख मंदिर है वो है आपका बालेश्वर। इन सप्त मंदिरों में सबसे प्राचीन और प्रमुख मंदिर आपका बालेश्वर। और इसी बालेश्वर का जो उल्लेख मिलता है मानस खंड में भी मिलता है। यानी बालेश्वर का जो वर्णन मिलता है आपका मानस खंड में ही मिलता है। इससे पता चल जाता है कि ये बालेश्वर मंदिर कितना प्राचीन है। अब बात करते हैं जो चंपावत में प्रमुख किले हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट किले हैं आपको चंपावत में ही मिलेंगे, क्योंकि शुरुआत में जो राजधानी रही चंद शासकों की, वो आपकी चंपावत ही रही। इसलिए वहां पर उन्होंने अपने किले का निर्माण किया है, जिसमें पहला किला मैंने आपको बताया था राजगुंगा का किला। राजगुंगा का किला जिसका निर्माण कराया आपका सोमचंद ने। राजगुंगा का किला निर्माण करने वाले थे सोमचंद। दूसरा जो किला है आपका वो है आपका बाणासुर का किला। बाणासुर का किला। और इस बाणासुर किला का एक दूसरा नाम है मरकोट किला। मरकोट किला। इसी बाणासुर के किले का दूसरा नाम है मरकोट किला। और इसका निर्माण बाणासुर ने ही किया है। इस बाणासुर को स्थानीय भाषा में कहा जाता है मरकोट का किला। तो ये ध्यान रखना कि बाणासुर किले को स्थानीय भाषा में कहते हैं मरकोट किला। एक तीसरा किला है आपका, वो है आपका गुल्ल्या चोड़ का किला। गुल्ला चौड़ गोलिया चौड़ का किला। और ये जो गोलिया चौड़ का किला है ये बना है आपके गोरिल द्वारा। एक व्यक्ति आपकी गोरिल इनके द्वारा बनाया गया आपका गोरिल गोलिया चौड़ का किला। अगला जो किला है आपका वो है सिरमोही का किला। सिरमोही किला। और ये जो सिरमोही किला है आपका, ये है आपका लोहा हाट में। सिरमोही का किला है आपका लोहा हाट में। तो ये इस 4 प्रमुख किले हैं जो आपके चंपावत में पाए जाते हैं। राजगुंगा का किला, बाणासुर का किला, गुल्ला चोड़ का किला और सिरमोही का किला। ये आपके चंपावत के प्रमुख किले हैं। अब जरा चंपावत के जो फेमस फेमस स्थल हैं उनकी बात करते हैं। जो पहला स्थल है आपका वो है आपका लोहा हाट। लोहा घाट।
लोहा घाट की बात करें तो ये जो लोहा घाट है आपका, ये लोहावती नदी के तट पर है। तो ध्यान रखना, लोहा घाट कहाँ है आपका, लोहावती नदी के तट पर है। और इसी लोहा घाट के पास आपका क्या है, मायावती आश्रम भी है। तो ये पहला था आपका लोहा घाट, लोहावती नदी। दूसरा लिखना आपने मायावती आश्रम। मायावती आश्रम कहाँ है आपका, चंपावत में। और ये जो मायावती आश्रम है, इसी के पास क्या है आपके, जो स्वामी विवेकानंद जी है, इन्हें आध्यात्म की प्राप्ति हुई। इसी मायावती आश्रम के पास स्वामी विवेकानंद जी को आध्यात्म की प्राप्ति हुई। और इसीलिए यहाँ पर इन्होंने 1911 में, मायावती आश्रम के पास ही 1901 में, सॉरी 1901 में, इसी मायावती आश्रम के सामने 1901 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना की। रामकृष्ण शांति मठ, मायावती आश्रम के सामने 1901 में स्वामी विवेकानंद ने क्या की, रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना की। इस मायावती आश्रम का नाम मायावती आश्रम पड़ा जब यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी को आध्यात्म की प्राप्ति हुई। लेकिन इससे पहले इसे कहा जाता था अद्वैत आश्रम। पेपर में पूछा जा चुका है कि अद्वैत आश्रम किसका नाम था। तो अद्वैत आश्रम था इससे पहले किसका, मायावती आश्रम का नाम। अगला जो स्थल है आपका, वो है आपका एक हथिया नोला। और ये एक हथिया नोला भी आपका चंपावत में। कहा जाता है कि चंद्रवंशी राजा ने, एक जो उनके मंत्री है उसके, एक जो मिस्त्री था उसका हाथ काट दिया था। तो चंद्रवंशों के राजा के घमंड को चूर करने के लिए उसने एक हाथ से अपना ये बनाया था एक हथिया नोला। दूसरा अगला जो स्थल है आपका देवीधुरा, ये भी आपका चंपावत में। अब बात करते हैं चंपावत के जो प्रमुख मंदिर है। चंपावत के प्रमुख मंदिर, जिसमें पहला मंदिर है आपका, एक तो मैंने आपको पहले बता दिया, वो सप्तेश्वर वाले मेले, यानी जितने वो 7 मेले वो तो है ही है। उसके अलावा कुछ अन्य मेले हैं। उनमें से एक जो मेला था, एक जो मंदिर था आपका, मंदिर बालेश्वर वाला, उसमें डेट लिख देना कब बनाया गया। जो आपका बालेश्वर मंदिर है, चंद्रवंशियों द्वारा लगभग 1272 के आसपास, 1272 के आसपास आपका ये बालेश्वर मंदिर बनाया गया चंद शासकों द्वारा। उसके अलावा 7 उन मंदिरों के अलावा कुछ और मंदिर है, जिसमें एक मंदिर है आपका नागनाथ मंदिर, नागनाथ मंदिर। एक अन्य मंदिर है आपका घटुक मंदिर, जिसे मैंने बोला था आपका घटोत्कच मंदिर भी कहते हैं। अगला था आपका हिडिंबा मंदिर। नेक्स्ट लिखना आपने हिडिंबा। उसका लिखना हिंगला देवी, हिंगला देवी। अगला लिखना अपना गोलू देवता, गोलू देवता। और जो आपके गोलू देवता, इसे न्याय का देवता भी कहते हैं, ये आपको पता ही है। उसके अलावा अगला लिखना अपना बारही मंदिर, बारही मंदिर। और ये जो आपका बारही मंदिर है, ये आपका कहाँ है, देवीधुरा में है। बारही मंदिर कहाँ है, देवीधुरा। अगला लिखना पूर्णागिरी मंदिर, पूर्णागिरी मंदिर। और ये जो पूर्णागिरी मंदिर है, जो महादेवी के 108 शक्तिपीठ है, 108 शक्तिपीठ में से आपका एक है आपका पूर्णागिरी मंदिर। अगला लिखना चोमुह या चामू मंदिर, चोमुह या चामू मंदिर, चोमुह या चामू मंदिर। ये आपका पंचेश्वर में है। चोमू या चामू मंदिर का आपका पंचेश्वर में है। और ये जो चोमू मंदिर है आपका, इसे पशु संरक्षक के रूप में जाना जाता है। यानी चोमू को पशु के संरक्षक देवता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट लिखना अपना आदित्य मंदिर, आदित्य मंदिर। इस आदित्य मंदिर की बात करें तो ये आपका शिवादित्य का मंदिर, यानी शिव और आदित्य, यानी शिव और सूर्य का मंदिर है। इस आदित्य मंदिर को शिवादित्य भी कहते हैं, शिवादित्य। शिवादित्य यानी शिव और सूर्य का मंदिर है आपका ये आदित्य मंदिर। और ये भी आपका कहाँ है, चंपावत में ही है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर एक फेमस ताल है आपका श्यामला ताल। इंपॉर्टेंट ताल है श्यामला ताल, श्यामला ताल। इस श्यामला ताल की बात करें तो इसी श्यामला ताल के पास आपका एक विवेकानंद आश्रम भी है। तो श्यामला ताल के पास क्या है, विवेकानंद आश्रम है। और ये नीले रंग का ताल है। कैसे रंग का ताल है, नीले रंग का ताल है। और इसी श्यामला ताल के पास एक मेला लगता है, झूला मेला। पेपर में पूछा गया था कि झूला मेला किस ताल के पास लगता है, तो आपने ध्यान रखना है झूला मेला लगता है आपका श्यामला ताल के पास। अगला जो स्थल है यहाँ, ये आपका मीठा रीठा साहेब। चंपावत में अगला स्थल है आपका मीठा रीठा साहेब, मीठा रीठा साहेब।
मीठा रीठा साहिब की बात कर रहे थे, ये दो नदियों के संगम पर है, लधिया और रठिया नदी के संगम पर। लधिया प्लस रठिया, राठिया, लधिया प्लस राठिया नदी के संगम पर है आपका मीठा रीठा साहिब। और कहा जाता है यहाँ पर गुरु नानक देव जी भी आए थे। तो उत्तराखंड के किस स्थल पर गुरु नानक देव जी आए थे? मीठा रीठा साहिब में। और 1960 यहाँ पर एक गुरुद्वारे का निर्माण कराया गया। 1960 में यहाँ पर क्या किया गया? गुरुद्वारे का निर्माण कराया गया। अगला जो है आपका पाताल रुद्रेश्वर गुफा। पाताल रुद्रेश्वर गुफा। और जो पाताल रुद्रेश्वर गुफा है, इसकी खोज की गई 1993 में, 1993, 1993 में। और यही आपका चंपावत में एक स्थल है नौढूंगा, नौढूंगा घर, नौढूंगा घर। इस घर की खासियत है, इसे तुम किसी भी कोने से गिनो, वहां पर आपको हमेशा 9 पत्थर ही प्राप्त होंगे, इसलिए इसका नाम रखा गया नौढूंगा पर्वत, नौढूंगा घर। यानी किसी भी कोने से तुम गिनोगे तो आपको 9 ही पत्थर मिलेंगे। इस प्रकार के घर है और इसका नाम है नौढूंगा घर। अब बात करते हैं कुछ यहाँ के प्रमुख जो मेले हैं, चंपावत में जो मेले लगते हैं उनकी बात करते हैं। इसमें पहला आपका पूर्णागिरी मेला, इंपॉर्टेंट मेला है आपका पूर्णागिरी। ये जो आपका पूर्णागिरी मेला है, ये आपके होली के दूसरे दिन लगता है, होली के दूसरे दिन लगता है, होली के दूसरे या तीसरे दिन, होली के दूसरे तीसरे दिन लगता है। और ये लगभग 40 दिनों तक चलता है भाई। पूर्णागिरी मेला 40 दिनों तक चलता है। और कहा जाता है कि 100 देवी माँ सती, जितने 108 शक्तिपीठ है उसमें से एक शक्तिपीठ यहाँ भी है। और यहाँ पर सती माता की नाभि गिरी थी। इसी पूर्णागिरी आश्रम में क्या गिरी थी? शक्ति माता की नाभि गिरी थी। अगले आपका गोरा अठवाली मेला, गोरा अठवाड़ी मेला। और ये जो गोरा अठवाड़ी मेला है, ये राजी जनजातियों द्वारा मनाया जाता है, राजी जनजातियों का। अगला लिखो इंपोर्टेंट मेला है आपका बगवाल मेला, बगवाल मेला। ये जो बगवाल मेला है, ये आपका देवीधुरा में लगता है। पहला फैक्ट, बगवाल मेला कहाँ लगता है? आपका देवीधुरा में। और एक मंदिर है माँ बारही देवी के मंदिर में, माँ बारही देवी के मंदिर में ये मेला लगता है। और इसे आषाढ़ माह में किया जाता है, इसलिए आषाढ़ मेला भी कहते हैं। इसे आषाढ़ माह में होता है, इसलिए इसे आषाढ़ मेला भी कहते हैं। और ये रक्षाबंधन के समय लगता है। यानी बगवाल मेला कब लगता है? आपका रक्षाबंधन के समय, रक्षाबंधन के समय। और यहाँ पर जो फेमस चीज इस मेले की वो है आपका पाषाण युद्ध, पाषाण युद्ध यानी पत्थरों का युद्ध होता है इस मेले में, पाषाण युद्ध में। और इस जो ये पाषाण युद्ध है, इसका एक वर्णन मिलता है आपकी एक पुस्तक है जिम कॉर्बेट साहब की, आपकी जो जिम कॉर्बेट है उनकी एक पुस्तक है मेन इंटर ऑफ कुमाऊं। जिम कॉर्बेट की पुस्तक है मेन इंटर ऑफ कुमाऊं। उस पुस्तक में इस युद्ध का वर्णन मिलता है, पाषाण युद्ध का। तो पूछ सकता है मेन इंटर ऑफ कुमाऊं किसकी पुस्तक है? जिम कॉर्बेट साहब की। उसमें किस युद्ध, किस मेले के बारे में दिया गया है? तो बगवाल मेले में होने वाले पाषाण युद्ध के बारे में दिखाया गया है। इसके अलावा कुछ और मेले और महोत्सव है वहां, जिसमें से एक है आपका दीप महोत्सव, दीप महोत्सव। ये भी आपका चंपावत में मनाया जाता है। और एक अलग है, एक और यहाँ पे वो है आपका सूर्य षष्ठी मेला, सूर्य षष्ठी मेला। ये सूर्य षष्ठी मेला भी लगता है आपका चंपावत में ही। यहाँ पर एक पर्वत है आपका, तो ये यहाँ के कुछ प्रमुख मेले हो गए। अब यहाँ के जो एक पर्वत है, इंपॉर्टेंट पर्वत है, क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊं। तो एक पर्वत यहाँ पे एबॉट पर्वत, एबॉट पर्वत। ये जो एबॉट पर्वत है, ये क्यों फेमस है कि यहाँ पर क्या है? एक चर्च है। चंपावत में एक पर्वत है एबॉट पर्वत, और यहाँ पर एक चर्च है। और इस चर्च का जो निर्माण हुआ वो 1942। इस एबॉट पर्वत पर क्या है? एक चर्च, जिसका निर्माण हुआ 1942 में। तो एबॉट पर्वत पर स्थित जो चर्च है उसका निर्माण कब हुआ? 1942 में हुआ। अब यहाँ पर एक वन्य जीव विहार है जो आपका नंधौर वन्य जीव विहार, नंधौर वन्य जीव विहार, नंधौर वन्य जीव विहार है। और इस ये जो नंधौर वन्य जीव विहार है, इसकी जो स्थापना हुई आपकी 2012 में,
2012 में इस नंदौर वन्य जीव विहार की स्थापना हुई। और ये जो नंदौर वन्य जीव विहार है, एक तो चंपावत में है, दूसरा ये नैनीताल में भी है। तो नैनीताल प्लस चंपावत में आपका नंदौर वन्यजीव विहार। इसका जो एरिया है वो आपका 270 वर्ग किलोमीटर, 270 वर्ग किलोमीटर। अब यहाँ की एक बांध है जो इंपॉर्टेंट बांध है, जिससे पेपर में पूछा जा सकता है, वो है आपका पंचेश्वर बांध। पंचेश्वर बांध, पंचेश्वर बांध की बात करें तो ये एक संयुक्त अंतरराष्ट्रीय परियोजना है। अंतरराष्ट्रीय यानी दो देशों के बीच होने वाली परियोजना है। ये भारत और नेपाल के बीच की परियोजना है। नेपाल और भारत की क्या है, एक संयुक्त परियोजना है और एक बहुउद्देशीय परियोजना है, और ये आपकी काली नदी पर है। तो पंचेश्वर बांध परियोजना किस किस के बीच है, भारत और नेपाल के बीच, और ये काली नदी पर है। और इसी पंचेश्वर डैम, जो यहाँ से थोड़ा पंचेश्वर बांध से आगे एक डैम है, वहां पर दो नदियों का संगम होता है, सरयू, मैंने कहा था सरयू प्लस काली। इसी पंचेश्वर डैम के आगे एक दो नदियों का संगम होता है, सरयू प्लस काली नदी का संगम होता है। और एक अन्य परियोजना है आपकी रूपली गाड़ परियोजना। एक तो आ गया पंचेश्वर बांध परियोजना, एक है आपकी रूपली, इसे रूपली भी कहते हैं, कहीं कहीं पे आपको रूपाली दिखेगा, रूपाली गाड़ परियोजना। और ये जो परियोजना है आपकी, ये है आपकी काली और रूपाली नदी पर, काली प्लस रूपाली नदी पर है आपकी रूपली गाड़ बांध परियोजना। जो आपका पंचेश्वर बांध है उसकी जो क्षमता है, ये पंचेश्वर बांध, इसकी जो क्षमता है वो है 6480 मेगावाट, 6480 मेगावाट की इसकी क्षमता है। और जो रूपली गाड़ है, इसकी जो क्षमता है वो आपकी 244 मेगावाट, 244 मेगावाट। और ये जो आपका पंचेश्वर बांध पे जो डैम बनाया गया, ये एक संधि हुई आपकी भारत और नेपाल के बीच, महाकाली संधि, इंपॉर्टेंट संधि है महाकाली संधि। तो पेपर में पूछ सकता है महाकाली संधि पहले किस किस के बीच है, भारत और नेपाल के बीच। और ये महाकाली संधि कब हुई, फरवरी 1996 में, फरवरी 1996 में ये परियोजना, ये महाकाली संधि हुई है। और पंचेश्वर बांध विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई आपकी, जो पंचेश्वर बांध का बना रहा है आपका पंचेश्वर विकास प्राधिकरण, पंचेश्वर विकास प्राधिकरण, इसकी स्थापना हुई 7 अगस्त 2014, 7 अगस्त 2014। और इसकी जो ऊंचाई है पंचेश्वर बांध की, जो प्रस्तावित ऊंचाई है वो है आपकी 315 मीटर, इसकी प्रस्तावित ऊंचाई है। तो ये हो गया आपके पंचेश्वर बांध, महाकाली संधि, फरवरी 1996, किस नदी पर है, काली नदी पर है। और इसी पंचेश्वर के बांध के बाद सरयू और काली का संगम होता है। नेपाल और भारत की संयुक्त परियोजना है, 6480 मेगावाट की है, 315 मीटर ऊंचाई इसकी प्रस्तावित है। 7 अगस्त 2014 को आपका बना था पंचेश्वर विकास प्राधिकरण, जो इस बांध की परियोजना को देख रहा है। तो छोटा सा डिस्ट्रिक्ट था आपका चंपावत। आई होप जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सारे यहाँ कवर हो गए। अब आपने क्या करना है, आपने परीक्षावाणी उठानी है। जो परीक्षावाणी में चंपावत के फैक्ट अगर कुछ छूट गए हैं तो उसको नोट डाउन करना है और कोशिश करना है कि इसके शॉर्ट नोट बन जाए। ठीक है, तो आज आपका एक और डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है चंपावत, वो भी आपका समाप्त हो गया है।